वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एनवायरनमेंट। इसका पार्ट 3 आज स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये एनवायरनमेंट की आज अंतिम क्लास रहेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 41। WHO द्वारा आवासीय क्षेत्र में रात्रि में कितनी तीव्रता को आदर्श माना है? तो जो WHO है उसके द्वारा आवासीय क्षेत्र में रात्रि में कितनी तीव्रता की ध्वनि को आदर्श माना है। तो कितनी तीव्रता की ध्वनि को आदर्श माना है? किसमें? आवासीय क्षेत्र में 45 डेसिबल को या 60 डेसिबल को या 35 डेसिबल को या 80 डेसिबल को। तो आवासीय क्षेत्र में WHO के द्वारा रात्रि में कितनी तीव्रता की ध्वनि को आदर्श माना है? 35 डेसिबल ध्वनि को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है? तो हमें बताना है कि जो औद्योगिक बहिस्त्राव किया जा रहा है उससे जल प्रदूषित हो रहा है और उस जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है? क्या पार्थेनियम को या हाथी घास को या जलकुंभी को या ए व बी दोनों को? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बहिस्त्राव द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए? तो ये हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है बताना है हमें। क्या H2 नहीं है या CO नहीं है, NO2 नहीं है या SO2 नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का कौन एक भाग नहीं है? तो H2 है, ये एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। क्या यातायात के द्वारा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होगा या निर्वाचन सभाओं से या पॉप संगीत से या जेट उड़ानों से? तो जो जेट उड़ानें होती हैं, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो जो नदियां हैं, नदियों में यदि हमें जल प्रदूषण की माप याद करनी है तो वो किससे करेंगे? क्या CO2 की घुली हुई मात्रा से लेंगे या O3 की घुली हुई मात्रा से या N2 की घुली हुई मात्रा से या O2 की घुली हुई मात्रा से? तो नदियों का जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण की माप ज्ञात करने के लिए हमें O2 की घुली हुई मात्रा को जानना होगा। उससे हमें पता चलेगा कि जल प्रदूषण कितना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हमें उस गैस का नाम बताना है। क्या वो CO2 है या CH4 है या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है या O2 ऑक्सीजन है? तो कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाएगी? कौन सी गैस हो जाएगी वो? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? तो जो DDT होता है वो किस प्रकार का प्रदूषक है ये हमें बताना है। क्या ये वायु प्रदूषक है या जलीय प्रदूषक है या मृदा प्रदूषक है या ध्वनि प्रदूषक है? तो जो DDT होता है, ये DDT है, ये हो जाएगा वायु प्रदूषक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हमें किस मात्रक, जो ध्वनि तीव्रता होती है उस तीव्रता को मापने के लिए मात्रक काम में लिया जाता है, तो वो मात्रक क्या होता है वो हमें बताना है। क्या वो हर्ट्ज है या डेसिबल में या ओम में या जूल में? तो जो ध्वनि तीव्रता होती है ये डेसिबल में मापी जाती है।
ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य कान द्वारा कम से कम कितनी डेसिबल ध्वनि सुनी जा सकती है। जो सामान्य कान होते हैं उनके द्वारा कम से कम कितनी डेसिबल ध्वनि हम सुन सकते हैं? क्या 0 डेसिबल या 2 डेसिबल या 4 डेसिबल या 5 डेसिबल? तो कम से कम कितनी डेसिबल ध्वनि सुन सकते हैं? तो कम से कम हम सुन सकते हैं 5 डेसिबल ध्वनि। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य वायु प्रदूषक है। दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है। क्या CO है या CO2 है या N2 है या गंधक है? तो जो मुख्य वायु प्रदूषक है, ये मुख्य वायु प्रदूषक हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 180 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि में क्या होता है? देखो, आंखों की पुतली फैल जाती है, या त्वचा पीली पड़ जाती है, या रुधिर दाब बढ़ जाता है, या उपरोक्त सभी। तो जो 80 डेसिबल की हम ध्वनि सुनेंगे तो उस ध्वनि में क्या क्या होगा? उसमें आंखों की पुतली फैल जाती है, बिल्कुल सही है। त्वचा पीली पड़ जाती है, सत्य कथन। रुधिर दाब बढ़ जाता है, बिल्कुल सत्य कथन। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि जो 180 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि हम सुनेंगे तो ये सभी हमें दिखाई देंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार वार्तालाप में कितनी तीव्रता की ध्वनि होती है? तो जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें कितनी तीव्रता की ध्वनि होती है? 30 डेसिबल या 45 डेसिबल या 60 डेसिबल या 20 डेसिबल? तो सामान्य वार्तालाप जो वार्तालाप होती है उसमें ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी 45 डेसिबल। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मानक पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। तो कहां पर आयोजित हुआ था ये हमें बताना है। प्रथम मानक पर्यावरण सम्मेलन हुआ कब था? 5 जून 1972 को। और हुआ कहां पर है ये हमें बताना है। तो क्या ये स्टॉकहोम में हुआ था, या कानकुन में हुआ था, या कनाडा में हुआ था, या ब्राजील में हुआ था? तो प्रथम जो मानक पर्यावरण सम्मेलन है ये हुआ था स्टॉकहोम में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे बताने हमें कि उन पौधों को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो? क्या वो हाइड्रोफाइट कहलाएंगे, या मिलोफाइट कहलाएंगे, या जीरोफाइट कहलाएंगे, या ऑक्सिलोफाइट कहलाएंगे? तो अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे हैं वो ऑक्सिलोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। क्या ये न्यूयॉर्क में है, या स्विट्जरलैंड में है, या ऑस्ट्रिया में है, या फ्रांस में है? तो जो विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में निवास करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल में निवास करने वाले यानी कि जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद, समोद्भिद, या मरुद्भिद, या हाइग्रोफाइट? तो जल में निवास करने वाले जो पौधे होते हैं वो जलोद्भिद कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समोद्भिद पौधे क्या होते हैं? तो समोद्भिद पौधे कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है? क्या वो जल में उगने वाले होते हैं, क्या वो मरुस्थल में उगने वाले होंगे, या समान तापमान व आर्द्रता वाले होंगे, या अन्य पौधों पर उगने वाले होंगे? तो जो समोद्भिद पौधे होते हैं ये समोद्भिद पौधे समान तापमान व आर्द्रता वाले होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में विकास करने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? क्या वो जीरोफाइट कहलाएंगे, या एपीफाइट कहलाएंगे, या हेलोफाइट कहलाएंगे, या मार्स वेजिटेशन कहलाएंगे? तो जो मरुस्थल में विकास करने वाले पौधे हैं, मरुस्थल में विकास करने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं, या जीरोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हेलोफाइट पौधे क्या होते हैं? तो जो हेलोफाइट पौधे होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्या होते हैं वो? या अधिक लवणों वाली भूमि में उगने वाले होते हैं, या अम्लीय भूमि में उगने वाले होते हैं, या अन्य पौधों पर उगने वाले होते हैं,
या समान तापमान व आर्द्रता में उगने वाले होते हैं। तो जो हेलोफाइट पौधे होते हैं, ये हेलोफाइट अधिक लवणों वाली भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं। ऑप्शन एस का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, दलदल भूमि में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दलदल भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना है। क्या वो मार्स वेजिटेशन कहलाएंगे, या ऑक्सिलोफाइट कहलाएंगे, एपीफाइट कहलाएंगे, या जीरोफाइट कहलाएंगे? तो दलदल भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो मार्स वेजिटेशन कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे नया टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।